मेरे सभी मुद्दे लोकल मुद्दे हैं और मैं लोकल मुद्दों पे चुनाव लड़ रहा हूं। आखिर 6 बार सांसद रहने के बाद राधा मोहन सिंह ने इस क्षेत्र का विकास किया। मेरे मुद्दे हैं मोतिहारी चीनी मिल के मुद्दे हैं, मेरे मुद्दे हैं केंद्रीय विश्वविद्यालय के पता चल जाएगा, मेरे मुद्दे केंद्रीय विद्यालय के मुद्दे हैं, मेरे मुद्दे चंपारण में लीची प्रोसेसिंग यूनिट के मुद्दे हैं, मेरे मुद्दे चंपारण में सीपेट कॉलेज के मुद्दे हैं, स्टूडेंट के मुद्दे हैं और यहाँ के आम गठबंधन का तो प्रत्याशी मैं। मेरा चुनाव चिन्ह देखिए और विधानसभा विकास हुआ था नहीं हुआ था। सलेमपुर घाट का मुद्दा जो गोपालगंज से मोतिहारी को जोड़ने की बात है, बहुप्रतीक्षित योजना है। उसके बाद में 70 घाट वाली घाट की परियोजना, आप इन सब चीजों को उठा के देखेंगे। विकास में अव्वल नहीं रहे थे, वो अपना क्लिनिक चलाते थे और वही क्लिनिक वाला पूछा जा रहा है उनसे, तो वो कह रहे हैं कि हमको मौका कहाँ मिला है, हम जीतेंगे तब हमसे सवाल पूछिए। नहीं, मौका नहीं मिला है। आप मुझसे पूछिए, मैं आपको हमेशा बोलता हूँ कि मेरी गिलहरी की जो औकात रही, मैंने 10 संघर्षों में भाग लिया है। वो चाहे परमेश्वर मुखिया जी की हत्या के बाद आमरण अनशन रहा हो, उसमें मैं पटना के कारगिल चौक पे इंदु भूषण सिंह के साथ 10 दिन बिना अन्न जल का मैं वहां पे सोने का काम किया था। मेरे आयुर्वेद कॉलेज जब बंद हो रहा था और आयुर्वेद कॉलेज का आंदोलन हो रहा था, उसमें मैं था। इंजीनियरिंग कॉलेज में छात्रों को पिटाई का मामला हो, मैं उसमें था। चंपारण संघर्ष मोर्चा के तहत केंद्रीय विश्वविद्यालय लाने की जब बात हो रही थी, उस संघर्ष में मैं था। तो राजेश जी काम नहीं ना किए हैं सर। अगर काम करते, अब क्या 6 बार के सांसद हैं, इनका सीलापट खोज के दिखा दीजिए। आप 10वीं बार चुनाव लड़ रहे हैं, इतने दिन में आपने क्या विकास किया चंपारण के लिए? इतना मौका आप मरने के दिन तक तो लोकसभा चुनाव की बेला है और इस बीच हम लोग मोतिहारी लोकसभा क्षेत्र में हैं। एक तरफ भाजपा से प्रत्याशी है राधा मोहन सिंह, तो दूसरी तरफ इंडी गठबंधन से प्रत्याशी है डॉक्टर राजेश कुशवाहा। लेकिन एक निर्दलीय प्रत्याशी भी ताल ठोक रहे हैं, पवन कुमार सिंह। अब सवाल ये उठता है कि सबके अपने अपने मुद्दे हैं, मोतिहारी का नैया कौन पार लगाएगा, मोतिहारी के मुद्दे क्या है? और सबसे पहले स्वागत है भाई, बहुत बहुत धन्यवाद। मोतिहारी का नैया कौन पार लगाएगा? अब तो सिंबल भी मिलता जुलता मिल गया है आपको। मोतिहारी के नैया महादेव की कृपा से पार लगेगा और सिंबल मुझे जो नाव मिला है, आप भी जानते हैं कि आज आप अक्षय तृतीया के अवसर पर इंटरव्यू कर रहे हैं और त्रेता युग में राजा रामचंद्र जी इसी नाव पे सवार होकर पार किए थे। तो महादेव की कृपा से और बाबा विश्वनाथ जी की कृपा से मुझे नाव सिंबल मिला है। इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन में मेरा क्रमांक 4 है। महादेव जाने, मैं तो एक छोटा सा उनका शिष्य हूँ, एक अनुयायी हूँ और तिनके के समान हूँ। इस चुनाव में आपने ठीक ही कहा कि एक तरफ बड़े बड़े धनबल और बड़े बड़े लोग लगे हुए हैं और एक तरफ मेरे जैसा साधारण व्यक्ति अपने आप को अभी तक रखे हुए है। तो ये जरूर ऊपर वाले की कृपा से। तो अगला सवाल ये होगा कि अभी तक मोतिहारी में जो देखा जा रहा है, मुद्दे जो है बाहरी मुद्दे हैं, संविधान बचाओ, देश बचाओ, ये पार्टी भगाओ, वो पार्टी भगाओ, इस पार्टी को लाओ। मोतिहारी का क्या होगा? मोतिहारी के क्या मुद्दे हैं? मेरे जो भी मुद्दे हैं, मैंने पहले भी बार बार कहा है, आप लोगों के माध्यम से लोगों के बीच में संदेश दिया है, मेरे सभी मुद्दे लोकल मुद्दे हैं और मैं लोकल मुद्दों पे चुनाव लड़ रहा हूँ। आखिर 6 बार सांसद रहने के बाद राधा मोहन सिंह ने इस क्षेत्र का विकास किया। मेरे मुद्दे हैं मोतिहारी चीनी मिल के मुद्दे हैं, मेरे मुद्दे हैं केंद्रीय विश्वविद्यालय के मुद्दे हैं। अपनी सजातीय के लोगों को लाभ दिलवाने के लिए आज तक चीनी मिल में जमीन का आवंटन उधर नहीं हो पाया। अब पता कीजिए, पता चल जाएगा। मेरे मुद्दे केंद्रीय विद्यालय के मुद्दे हैं, मेरे मुद्दे चंपारण में लीची प्रोसेसिंग यूनिट के मुद्दे हैं, मेरे मुद्दे चंपारण में सीपेट कॉलेज के मुद्दे हैं, स्टूडेंट के मुद्दे हैं और यहाँ के आम आवाम की मुद्दा। आप जानते हैं कि कोरोना के समय में हमारे चंपारण के लोग जो कर्नाटक फंसे हुए थे, जो कहीं कहीं फंसे हुए थे, उस समय श्रीधर श्री जी मोतिहारी के डीएम हुआ करते थे और मैं भी एक सोशल वर्कर के तौर पे मैं उन्हें फोन करता था और पुणे में फंसे हुए लोगों को, तो जगह जगह फंसे हुए लोगों का आधार कार्ड कलेक्ट करके मैं लोगों को देता था। तो चंपारण का दुख जो चंपारण के लोग हैं वही सहे हुए हैं और चंपारण में जो अभी तक डेवलपमेंट पीछे रहा है, आपको पता है एयरपोर्ट नहीं आया, आपको पता है चीनी मिल नहीं आया। क्या राधा मोहन सिंह अपने 6 टर्म के कार्यकाल में एक ग्लास की फैक्ट्री, प्लास्टिक के ग्लास की फैक्ट्री लगाने का काम किए? नहीं किए। जो भी उद्योग धंधे थे वो सब बंद हो चुके हैं।
तो मेरे मुद्दे चंपारण के मुद्दे हैं, मेरे मुद्दे यहाँ के लोकल मुद्दे हैं, और मैं लोकल मुद्दे पे चुनाव लड़ रहा हूँ। डॉक्टर राजेश भी प्रतिद्वंदी हैं, वो भी चुनाव लड़ रहे हैं, बड़े दावे हैं, जीत के दावे हैं, क्या कहेंगे? असली महागठबंधन का तो प्रत्याशी मैं हूं। मेरा चुनाव चिन्ह देखिए। नाम छाप मुकेश सहनी। और रही बात डॉक्टर राजेश जी की, तो राजेश जी के बारे में आप सभी लोगों को पता है कि वो अभी तक का उनका ट्रैक रिकॉर्ड देखिए। 10 में निर्दलीय, 15 में महागठबंधन, 20 में निर्दलीय, 24 में धन बल और पैसे के बल पे जाके टिकट खरीद के ले आए। तो ये भी आप जानते हैं, 4 चुनाव 1 साल का बर्दाश्त नहीं होता है उनको। डॉक्टर राजेश कुमार जबकि क्या केसरिया के एमएलए थे, केसरिया में महादेव को गाली दिए तो वो अलग मैटर है। अब मैं डेवलपमेंट पे आ जाता हूँ। केसरिया विधानसभा में विकास हुआ था? नहीं हुआ था। सलेमपुर घाट का मुद्दा, जो गोपालगंज से मोतिहारी को जोड़ने की बात है, बहुप्रतीक्षित योजना है। उसके बाद में 70 घाट वाली घाट की परियोजना, आप इन सब चीजों को उठा के देखेंगे, विकास में अव्वल नहीं रहे थे। वो अपना क्लिनिक चलाते थे और वही क्लिनिक वाला बात उनका था। नहीं तो अभी सवाल पूछा जा रहा है उनसे, तो वो कह रहे हैं कि हमको मौका कहाँ मिला है, हम जीतेंगे तब हमसे सवाल पूछिए। नहीं, मौका नहीं मिला है। आप मुझसे पूछिए, मैं आपको हमेशा बोलता हूँ कि मेरी गिलहरी की जो औकात रही, मैंने 10 संघर्षों में भाग लिया है। वो चाहे परमेश्वर मुखिया जी के हत्या के बाद आमरण अनशन रहा हो, उसमें मैं पटना के कारगिल चौक पे इंदु भूषण सिंह के साथ 10 दिन बिना अन्न जल का मैं वहां पे सोने का काम किया था। मेरे आयुर्वेद कॉलेज जब बंद हो रहा था और आयुर्वेद कॉलेज का आंदोलन हो रहा था, उसमें मैं था। इंजीनियरिंग कॉलेज में छात्रों को पिटाई का मामला हो, मैं उसमें था। चंपारण संघर्ष मोर्चा के तहत केंद्रीय विश्वविद्यालय लाने की जब बात हो रही थी, उस संघर्ष में मैं था। तो राजेश जी काम नहीं ना किए हैं सर। अगर काम करते, अब क्या मौका चाहिए आपको? केसरिया की जनता ने 5 साल के लिए विधायक बनाया, और विधायक बनाने के बाद आपके पूरे रीजन में केसरिया बौद्ध स्तूप मानचित्र पे नहीं आया, इससे भी बड़ी दुख की बात होगी। मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं, ये दोनों लोगों का, एक तो लोक क्षेत्र में जो 6 बार के सांसद हैं, इनका शिलापट खोज के दिखा दीजिए। और केसरिया की जो बात है, केसरिया में आपको पता है कि साइबेरियन पक्षी ठंडे के दिनों में आती है, तो क्या वहां झील नहीं बन सकता था? बन सकता था, लेकिन इन्होंने इसके लिए प्रयास नहीं किया। क्या केसरिया में बौद्ध स्तूप का विकास हुआ? नहीं हुआ। क्या केसरिया में केसरनाथ मंदिर, जो पर्यटन की दृष्टिकोण से 1 नंबर पे आएगा, उसका विकास हुआ? नहीं हुआ। तो ये केसरिया में भी फेल हुए, तो इन्हें चंपारण की जनता स्वीकार क्यों करे? और दूसरे राधा मोहन सिंह, जो 6 बार मिलने के बाद भी डेवलपमेंट नहीं करा पाए। राधा मोहन सिंह कहाँ विकास कर दिए? अगर जो लोग कहता है कि विकास हुआ, मैं आपको एक बात बताता हूँ और लीगली तरीके की बात बताता हूँ। आज अगर आप कोई कहता है कि मुजफ्फरपुर से गोरखपुर रेलवे लाइन का परियोजना, तो ये क्या राधा मोहन सिंह की देन है? राधा मोहन सिंह सांसद रहते नहीं रहते फिर भी बनता। अब मुजफ्फरपुर वाला गिने जो हमला दिए, मोतिहारी वाला गिने हमला दिए, बेतिया वाला कहेगा हमला दिए, वाल्मीकि नगर वाला कहेगा कि हमला दिए, और यह मनमोहन सिंह गवर्नमेंट में जो पास था। तो अगर किसी के कार्यकाल में मुहर लगी हुई है, तो मैं एमपी रहूं, राधा मोहन सिंह एमपी रहे, कोई एमपी रहे नहीं रहे, काम तो होना है, क्योंकि वह उसका डेवलपमेंट और उसका खाका पहले तैयार किया जा चुका है। आपने क्या किया? राधा मोहन सिंह का है ना, क्या मैंने 5 यहाँ पे फैक्ट्री लगाने का काम किया। चीनी मिल का मुद्दा कोई पूछता है, देखते हैं कैसे मुड़ी झाट के चल देते हैं। आपको यह भी याद होगा, नहीं राधा मोहन सिंह जब कृषि मंत्री थे, कहे थे ना कि किसान कैसे मरता है? बिल्कुल बिल्कुल। प्रेम संबंध में आत्महत्या, सुसाइड करता है, प्रेम संबंध में करता है, जिसके चलते मोदी जी को वहां अब की बार किसान बिल वापस लेना पड़ा। और एमएसपी, जीडीपी, ये बड़े बड़े मुद्दे छोड़ दीजिए, मैं लोकल मुद्दों की बात करता हूं। आखिर 6 टर्म आप 10वीं बार चुनाव लड़ रहे हैं, इतने दिन में आपने क्या विकास किया चंपारण के लिए? इतना मौका, अब आप मरने के दिन तक एमपी रहिएगा। तो आप विश्वास दिलाते हैं? राधा मोहन सिंह पर भी लोगों ने भरोसा किया, राजेश कुशवाहा भी दावे कर रहे हैं, आप भी दावे कर रहे हैं, तो आप काम करेंगे? आप मुझसे लिखित में ले लीजिए। मैं आपको बता देना चाहता हूं कि मैं एक मध्यम वर्गीय परिवार का बेटा हूं। मेरे पास कोई लैंड क्रूजर नहीं है कि गाड़ी का शीशा उठाएंगे चलते रहेंगे, किसी को नहीं देखेंगे। मैं मोटरसाइकिल वाला व्यक्ति हूं। मैं यहाँ कचहरी में वकालत करता हूं। मुझे आप कहीं भी पकड़ सकते हैं, कहीं भी हमसे पूछ सकते हैं, और कहीं भी मैं आपका जवाब दे सकता हूं। डेवलपमेंट के मुद्दे जो कैसे होंगे, क्या एक एमपी को अपने मुख्यमंत्री से मिलने में दिक्कत होती है? जाके देखिए दरभंगा के एमपी को। मैं उसका समर्थक नहीं हूं, लेकिन अपने यहाँ एयरपोर्ट खींच के लाया कि नहीं लाया? राधा मोहन सिंह से कम ही जीता था ना गोपाल जी ठाकुर। आप गोड्डा के एमपी को जाके देखिए, निशिकांत दुबे को,
काम करने वाला था, खींच के लाया था कि नहीं लाए थे? आप उदाहरण के तौर पे कह रहे हैं तो मैं आपको बताता हूँ, कुशीनगर आप जाके देखिए, वहां पे एयरपोर्ट बना कि नहीं? और पूर्वी चंपारण जिले की आबादी 80 लाख, 80 लाख में 4 गो देश बन जाता है। आप काठमांडू नेपाल उठा के देखिए कितना आबादी है। तो 80 लाख की आबादी वाले जिले की का हालत, बिहार में पटना के बाद सबसे ज्यादा आबादी वाला जिला हमारा है, और हमारे यहाँ एक एयरपोर्ट तक नहीं है। हमारे यहाँ के सबसे ज्यादा लोग दिल्ली, मुंबई, फॉरेन कंट्री, खाड़ी के देशों में रहते हैं। तो वो कहते हैं एक चीज कि जितना दिल्ली से पटना आने में समय नहीं लगता है, उससे 4 गुना पटना से मोतिहारी आने में समय लगता है। तो मोदी जी का भी कहना था कि हवाई चप्पल वाला हवाई जहाज की यात्रा करेगा, क्या सफल हुआ? नहीं हुआ। तो लोकल मुद्दे हैं मेरे मुद्दे चंपारण के मुद्दे हैं, पूर्वी चंपारण लोकसभा के जनहित के मुद्दे हैं। इसी मुद्दे को लेकर मैं जनता के बीच हूँ और जनता के बीच जाऊंगा और अपने लिए आशीर्वाद मांगूंगा। धन्यवाद। तो ये पवन कुमार सिंह जी थे जो स्पष्ट दावे कर रहे हैं हवाई मुद्दों के अलावा जो मोतिहारी का स्थानीय मुद्दा है कि मोतिहारी का विकास कैसे होगा, इस पे ये बात कर रहे हैं। बाकी इनके बातों से आप कितना इत्तेफाक रखते हैं, मोतिहारी लोकसभा चुनाव पे आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स में अपनी राय और प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। जय बिहार।